राजस्थान की सियासत में एक सबसे बड़ा सवाल आज यह है कि क्या हनुमान बेनीवाल की मांग को मानते हुए यह सरकार एसआई भर्ती परीक्षा रद्द कर देगी क्या। हालांकि इसके लिए आज या यूं कहें कि जो अल्टीमेटम था जो कोर्ट की तरफ से हाईकोर्ट की तरफ से सरकार को दिया गया था, उसमें अब सरकार को कोर्ट की तरफ से 1 जुलाई तक का समय जो है वो दे दिया गया। लेकिन कुछ और एक सवाल हैं जो आज उठ रहे हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं। और पहला सवाल तो यह है कि इस युवा आक्रोश महारैली से हनुमान बेनीवाल को आखिर हासिल क्या हुआ है। दूसरा सवाल है कि जाट गुज्जर भाई भाई के नारे आखिर, या यूं कहें कि जाट गुज्जर भाई भाई की बात आखिर हनुमान बेनीवाल को क्यों कहनी पड़ गई। तीसरा सवाल, क्या राजस्थान में अब तीसरे मोर्चे को लेकर सियासी नेताओं के, या यूं कहें कि नेताओं के हाथ क्या मिलते दिखाई देंगे। हनुमान बेनीवाल जो अभी तीसरे मोर्चे के तौर पर एक इकलौती ताकत दिख रहे हैं, क्या उनके साथ कुछ और ताकतें भी आएंगी। और चौथा सवाल, किरोड़ी पायलट का क्या मिलेगा हनुमान बेनीवाल को साथ। ये तमाम सवाल हैं, इन्हीं सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। तो राजस्थान की राजनीति में पिछले कुछ समय से अगर किसी नेता ने हलचल मचा रखी है तो वो हैं नागौर से सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया हनुमान बेनीवाल। कभी भारतीय जनता पार्टी के करीबी रहे बेनीवाल अब उसी पार्टी के सबसे मुखर विरोधियों में एक शुमार हो गए। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ संकेत दे दिया है कि वो सिर्फ किंग मेकर नहीं रहना चाहते, बल्कि खुद को किंग बनाने की तैयारी में। और किंग सरकार में नहीं, कहीं ना कहीं राजस्थान में एक सबसे बड़े और संघर्षशील नेता के तौर पर खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र राजनीति से की थी। तेज तर्रार, जुझारू और आक्रामक अंदाज ने उन्हें युवाओं के बीच पॉपुलर बना दिया। धीरे धीरे उन्होंने बीजेपी का दामन थामा, लेकिन वहां पर उन्होंने लंबे समय तक वो नहीं टिक पाए। जब 2013 में उन्होंने बीजेपी से बगावत की, तब से लेकर 2018 तक का दौर उनके लिए काफी महत्वपूर्ण रहा। 2018 में उन्होंने पार्टी बनाई, यानी अपनी खुद की पार्टी। यह पार्टी किसानों, युवाओं और आम लोगों के मुद्दों को लेकर बनाई गई थी। उनका नारा था जनता से सीधा रिश्ता, और यह नारा अब तक उनके पूरे राजनीतिक करियर की रीढ़ बना हुआ है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से गठबंधन कर उन्होंने नागौर से सांसद की सीट जीती, लेकिन यह साथ ज्यादा दिन नहीं चल पाया। साल 2020 के किसान आंदोलन ने सब कुछ बदल दिया। 3 कृषि कानूनों के विरोध में उन्होंने एनडीए से अलग होने का ऐलान किया। उनका कहना था, मैं किसानों के खिलाफ नहीं जा सकता, चाहे कोई भी सरकार हो। दरअसल इस किसान आंदोलन ने हनुमान बेनीवाल की राजनीतिक दिशा बदल दी। यह फैसला बेनीवाल की राजनीति का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। एक और जहां बीजेपी को झटका लग रहा था, वहीं बेनीवाल खुद को किसानों के सच्चे हमदर्द के रूप में स्थापित कर रहे थे। यहीं से उनका बीजेपी से मोहभंग हुआ और पूरी तरह से विपक्ष की भूमिका में वो आ गए। पेपर लीक, बेरोजगारी, एसआई भर्ती जैसे मुद्दों पर उन्होंने राजस्थान की सड़कों से लेकर संसद तक आवाज उठाई, और वही काम वो अब भी करते नजर आ रहे हैं। हर बार उनका निशाना बीजेपी सरकार और उनके नेताओं पर रहता है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो कांग्रेस पर भी हमले करने से चूकते नहीं हैं, या किसी और राजनीतिक विरोधी पर वो उसी तरह बरसते हैं जिस तरीके से बीजेपी पर या बीजेपी सरकार पर। कांग्रेस से भी रिश्ता है, लेकिन सीमित है। 2024 के लोकसभा चुनाव में आरएलपी ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, और बेनीवाल फिर से एक तरीके से कहा जाए तो सांसद चुने गए। लेकिन इस गठबंधन को वो सिर्फ एक रणनीतिक साझेदारी ही मानते हैं, वैचारिक नहीं। उन्होंने कई बार मंच से कांग्रेस पर भी निशाना साधा है, खासकर अशोक गहलोत सरकार पर। यानी उनकी राजनीति का स्टाइल बिल्कुल साफ है, कोई स्थायी दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं, मुद्दा ही सबसे बड़ा है। अब देखिए, जिस तरीके से एसआई भर्ती मामले पर उन्होंने धरना प्रदर्शन शहीद स्मारक पर किया और
जो युवा आक्रोश महारैली है, इसमें भीड़ जुटा करके साबित कर दिया कि अब वो राजस्थान के उन बड़े नेताओं की लिस्ट में शुमार हो गए हैं जिनके लिए कहा जाता है कि राजस्थान के सबसे बड़े संघर्षशील स्थापित नेता हैं। लेकिन अब इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सियासी तौर पर क्या हासिल होगा। अब जिस तरह की बयानबाजी भी हनुमान बेनीवाल कर रहे हैं, उसमें साफ ये है कि बीते दौर में, बीते समय में जो चुनावी झटके उनको लगे हैं, उसके बाद क्या वो एक तो खुद को बड़े नेता के तौर पर स्थापित करने की जो दौड़ है वो तो है ही, साथ ही खोई जमीन वापस पाने की कोशिश भी है, और क्या तीसरा मोर्चे का भी कोई कनेक्शन इसमें नजर आता है। राजनीतिक अगर विश्लेषकों की माने तो बेनीवाल अब साफ तौर पर राजस्थान की राजनीति में तीसरी ताकत बनने की कोशिश कर रहे हैं, और कल का जो उनका ये रैली थी, महारैली थी, इसमें वो झलक दिखाई दी। क्योंकि एसआई भर्ती मुद्दे पर, जिस पर कभी किरोड़ी बाबा तो कभी सचिन पायलट मुखर होते नजर आए, उस पर अब एक तरीके से कहा जाए तो बीजेपी सरकार को कम से कम झुकाने का काम हनुमान बेनीवाल ने अपनी इस रैली से कर दिया। सरकार की तरफ से डेलीगेशन के तौर पर संभागीय आयुक्त और पुलिस कमिश्नर इस रैली में पहुंचे और मंच से कहा कि सरकार इस मामले पर संवेदनशील है। तो जाहिर तौर पर अब यह मैसेज साफ गया है कि बेनीवाल राजस्थान की राजनीति में एक तीसरी ताकत बनने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी पार्टी आरएलपी भले अभी तक राज्य स्तर पर छोटी हो, लेकिन बेनीवाल का जनाधार और उनका भाषण शैली, जनाधार चुनावी नहीं, जनाधार वो कि वो अपने उठाए मुद्दे पर किस तरीके से भीड़ जुटा सकते हैं, और उनकी भाषण शैली उन्हें अलग मुकाम पर खड़ा कर रही है। और बेनीवाल इसके जरिए अपनी राजनीति को नया आयाम देने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी हर रणनीति इस मकसद से बनाई जाती है कि वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों से अलग दिखें। यही कारण है कि जब भी कोई बड़ा मुद्दा उठता है तो न तो वो सत्ता पक्ष के साथ जाते हैं और ना ही पूरी तरह विपक्ष के खेमे में खड़े होते हैं। वो बीच में रहते हैं जनता के साथ। तो एक बार फिर से उसी, एक तरीके से कहा जाए तो पायदान पर हनुमान बेनीवाल खड़े नजर आ रहे हैं। एसआई भर्ती आंदोलन से जाहिर तौर पर युवा जनभावना से जुड़ने की कोशिश। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर जो विवाद खड़ा है वो सिर्फ एक एग्जाम स्कैम नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। हनुमान बेनीवाल ने इस मुद्दे को पूरी ताकत से उठाया। युवा आक्रोश महारैली से लेकर जो पहले जो धरना चला, फिर महारैली की गई, वो हर मोर्चे पर एक्टिव रहे। उनका सीधा आरोप था कि सरकार ने युवाओं के साथ धोखा किया है और एसआई भर्ती रद्द न करने को लेकर एक तरीके से कहा जाए तो साजिश रची जा रही है। इस दौरान उन्होंने सचिन पायलट और किरोड़ीलाल मीणा जैसे नेताओं का नाम लेकर कई बातें कही। उन्होंने कहा कि जाट और गुज्जर भाई भाई हैं, अगर हमें साथ आना पड़े तो आ सकते हैं, इस तरह का इशारा उन्होंने दिया। उन्होंने याद दिलाया कि जब सरकार पर संकट आया कांग्रेस सरकार के वक्त, तब गहलोत और पायलट ने उनसे जिक्र किया कि हमारे साथ आइए। तब हनुमान बेनीवाल ने कहा कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाओ, मैं 3 विधायक दे दूंगा। इस तरह की बातें वो अब महारैली के दौरान करते नजर आए। यह बहुत ही साफ सियासी संकेत था जाहिर तौर पर, क्योंकि इस दौरान उन्होंने ये भी कहा, सचिन पायलट को जब मुख्यमंत्री बनाने की वकालत करने की बात उन्होंने बताई तो उन्होंने ये भी कहा कि जाट और गुर्जर जो दोनों समाज जो हैं वो तेजाजी महाराज के नारे लगाते हैं। जाट गुज्जर भाई भाई हैं। ये एक तौर से राजस्थान की 2 प्रमुख जातीय वर्गों को, जाट और गुज्जर को साथ लाकर एक नया समीकरण बनाना चाहते हैं। सचिन पायलट को एक तरीके से इनविटेशन साथ आने का वो देते नजर आ रहे हैं। इसमें जाहिर तौर पर जातीय समीकरण भी है और सियासी महत्वाकांक्षा। राजस्थान की राजनीति में जाति का रोल आप सब जानते हैं। हनुमान बेनीवाल खुद जाट समुदाय से आते हैं और इस समुदाय में उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है, और अगर वो गुज्जर नेता सचिन पायलट के साथ हाथ मिलाते हैं तो ये एक नया जातीय समीकरण बन सकता है जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को चुनौती दे सकता है। बेनीवाल का ये भी दावा, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जब गहलोत पायलट के बीच एक संघर्ष सत्ता का चल रहा था, तब गहलोत ने उन्हें प्रस्ताव दिया कि 3 विधायक दे दो या साथ आ जाइए। तो उन्होंने कहा मैं 3 विधायक अपने दूंगा, लेकिन आप सचिन पायलट को मुख्यमंत्री
बना दीजिए। तो खुद को किंग के रूप में प्रोजेक्ट करने की तैयारी राजनीति में और राजस्थान की राजनीति में अक्सर देखी गई, लेकिन राजस्थान की राजनीति में तीसरा मोर्चा और तीसरा विकल्प कभी उभर नहीं पाया। अब किंग मेकर की भूमिका कई नेता यहां पर निभाते नजर आते हैं, लेकिन खुद कभी किंग नहीं बन पाते। अब बेनीवाल इस स्टेप में फंसना नहीं चाहते। उनका फोकस साफ है कि मैं खुद किंग बनूंगा, दूसरों को नहीं बनाऊंगा। कहीं ना कहीं खुद को एक उस स्तर का नेता बना देना चाहते हैं जहां पर किसी क्षेत्र विशेष की राजनीति ना हो, जहां पर जनता के मुद्दों की राजनीति हो, जनता और खासतौर पर युवाओं से सीधा कनेक्ट उनका हो, उनका आत्मविश्वास, लोगों से सीधा जुड़ाव और लगातार मुद्दों पर काम, ये सब उनके इस महत्वाकांक्षा की पुष्टि करते हैं। और समर्थक भी अब ये कहने लगे हैं कि हमारा नेता तीसरे मोर्चे से आगे जाकर आगे की, या यूं कहें कि पूरे प्रदेश की राजनीति कर रहा है, उन राजनीतिक मुद्दों को उठा रहा है। राजनीतिक चुनौतियां और विपक्ष का तंज या विरोधियों का तंज में कहूं तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही उन्हें गंभीरता से लेने लगी है। अब देखिए, सरकार की तरफ से अपने प्रतिनिधि इस महारैली में भेजे गए, इससे साफ जाहिर है कि हनुमान बेनीवाल ने जो ये युवा आक्रोश रैली की, इसका असर सरकार पर पड़ रहा है। सरकार कहीं ना कहीं दबाव में है। अब कहीं ना कहीं नागौर की जहां तक बात होती है, और जो नागौर में एक तरीके से चुनावी जनाधार हनुमान बेनीवाल का कम हुआ था, वो जनाधार क्या इस जो हनुमान बेनीवाल अब जिस तरह की सियासत कर रहे हैं, वो चुनावी जनाधार के वापस उनका लौट पाएगा? क्या वो सियासी ज़मीन उनकी फिर से उन्हें वापस मिल पाएगी? लेकिन इतना तय है कि कहीं ना कहीं राजस्थान में युवाओं के बीच उनकी पैठ मजबूत ज़रूर हुई है। अब वो इसको कितना आने वाले समय में चुनावों में कितना वोट्स में बदल पाएंगे, ये अलग बात है। लेकिन कहीं ना कहीं अब सवाल ये भी है कि क्या सचिन पायलट और किरोड़ी मीणा जैसे बड़े नेता, जिनका नाम बार बार इस दौरान हनुमान बेनीवाल ने लिया, क्या उनका साथ किरोड़ी मीणा को, माफ कीजिएगा, हनुमान बेनीवाल को मिल पाएगा? क्या तीसरा मोर्चा बन पाएगा? राजस्थान में लोग बातें कर रहे हैं तीसरा मोर्चा बनने की कि क्या हनुमान बेनीवाल उस तरफ चल पड़े, लेकिन हर बार या तो जब भी तीसरा मोर्चा बना वो या तो बीजेपी में चला गया या फिर कांग्रेस के साथ जुड़ गया। बेनीवाल अगर तीसरे मोर्चे की ईमानदार कोशिश करते हैं तो उन्हें सचिन पायलट, किरोड़ी मीणा और कुछ और नेताओं को साथ लाना होगा। लेकिन सभी अपने अपने तरीके से देखिए अहम है, और गठबंधन ऐसा बनाना जो मजबूत नेता हैं, और वो भी दो प्रमुख पार्टियों के भीतर, ऐसे में वो किस तरीके से उन नेताओं को साथ ला पाएंगे, या उन नेताओं के विकल्प के तौर पर या उनसे बड़े नेता के तौर पर खुद को राजस्थान की राजनीति में स्थापित कर पाएंगे? ये कई सवाल हैं, क्योंकि कई और मुद्दे राजस्थान की राजनीति में हैं। पेपर लीक है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है। अब देखना होगा कि हनुमान बेनीवाल और किन किन मुद्दों पर मुखर होकर इस तरह का एक आंदोलन खड़ा करते हैं जैसा उन्होंने पेपर लीक में किया, और सरकार को किस हद तक झुकाने का काम करते हैं, और किस तरीके से अपनी सियासत की पैठ को और मजबूत करते हैं, अपनी सियासी लकीर को और लंबा करते हैं। इसी के साथ इनसाइड स्टोरी में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं।